साथियों नमस्ते। आज हम विधानसभा चुनाव को लेकर भाई साहब मनीष जी शुक्ला से विधानसभा चुनाव को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से आप खानपुर बकानी विधानसभा से जो टिकट की दावेदारी कर रहे हो, इसमें आपका क्या एजेंडा रहेगा और किस तरह से आप चुनाव जीत पाएंगे। ऐसी ढेर सारी बातों के लिए आज हम भाई साहब मनीष जी शुक्ला से मुलाकात करते हैं। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते अमित जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल झालावाड़ न्यूज के अंदर। आप खानपुर बकानी विधानसभा से चुनाव की दावेदारी कर रहे हो, मतलब चुनाव के लिए आपने पार्टी से टिकट की दावेदारी करी है, तो आप मतलब ऐसा क्या है कि आपको टिकट पार्टी देगी? भाई, खानपुर विधानसभा से मेरा टिकट मांगने का उद्देश्य ये है कि खानपुर की जो मूलभूत जो सुविधाएं और व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मेरे अंतर मन में एक ख्याल आया कि खानपुर एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर बहुत सारी खामियां और कमियां हैं और जहाँ पर कि उसको विकसित किया जा सकता है, उसको डेवलप किया जा सकता है, एक अच्छी उसको डेवलपमेंट के लिए उसको एक अच्छा दिया जा सकता है। जो इसके बाद मैंने इस चीज़ का निर्णय लिया कि क्यों ना खानपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा जाए और मैंने आवेदन करा। इसमें मुख्यतः कुछ कमियां जो मुझे दिखी थी कि जैसे खानपुर एक अच्छा बिजनेस एरिया भी है, वहाँ पर नगर पालिका होनी चाहिए, वहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय जो खुल चुका है इसकी भी मैंने डिमांड करी थी। इसके अलावा इनको नहरों से जोड़ा जाए ताकि एग्रीकल्चर के हिसाब से भी काफ़ी कुछ आगे के आयाम स्थापित हो। और इसके अलावा सारोला बाईपास की जो समस्या काफ़ी समय से चलती आ रही थी, उसका भी मैंने मुद्दा उठाया था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बजट से पूर्व में उनसे मिला था। इसके अलावा रंधावा जी से मिला था, जो हमारे प्रभारी राजस्थान के प्रभारी हैं वर्तमान समय में। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी को भी मैंने इस बारे में अवगत कराया था, माननीय प्रमोद जैन भाया साहब को भी मैंने अवगत कराया था, और जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो पूर्व में अभी जिलाध्यक्ष थी भारती दीक्षित जी, उनको मैंने एक डेलीगेशन दिया था। डेलीगेशन के माध्यम से मैंने सारी बातों की मांग रखी थी कि ये काम खानपुर में मुख्यतः होना चाहिए। और एक व्यवसाय के लिए भी जो जेके फैक्ट्री बंद थी, उस फैक्ट्री को भी चालू करने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करा था कि इसको बजट में लिया जाए। जो जगह बेकार पड़ी हुई है, अगर वहाँ पर कोई ना कोई अच्छा बड़ा उद्योग चालू हो तो उससे क्या युवाओं को रोजगार मिलेगा। इन सब चीज़ों के लिए मैंने तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने पार्टी को के लिए ऐसा क्या कर रखा, मतलब क्यों टिकट देगी आपको पार्टी? ये ठीक है, आप विकास कराओगे सब कुछ है, लेकिन पहले पार्टी आपको टिकट किस बेस पे देगी? आप तो पहले ही सभापति झालावाड़ से सभापति रहे हो, तो खानपुर विधानसभा से आपको टिकट देने का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा पार्टी का? भाई, पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहना चाहिए, क्योंकि मैंने जो विगत 5 वर्षों में झालावाड़ में सभापति रहते हुए जो डेवलपमेंट के कार्य करा है, जो विकास कार्य करवाए, जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप चाहे तो आप जाके झालावाड़ की गली गली में, शहर में जाके कहीं भी मुख्यतः मेन चौराहों पे, बाजारों में एक तरीके से जो सर्वे होता है ना, वो सर्वे के तहत आप पता करें कि झालावाड़ में संघर्षों के बाद भी अगर किसी चेयरमैन ने कोई डेवलपमेंट किया है तो शायद उसमें मेरा ही नाम आएगा। आप आज की स्थिति भी देख रहे हैं कि एक चेयरमैन आ रहा है, एक चेयरमैन जा रहा है, और क्या डेवलपमेंट बीजेपी के ये चेयरमैन करवा रहे हैं ये भी जनता को दिख रहा है। तो पहली चीज तो ये है कि मैं डेवलपमेंट और विकास की विजन को लेके ही आगे बढ़ रहा हूँ कि जो मैंने कार्य कराए है वो कार्य मैं आगे भी कराऊंगा। और दूसरी चीज ये है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी व्यक्तिगत छवि अच्छी है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ और निर्भीक होकर चुनाव लड़ने के लिए जाऊंगा। पार्टी अगर मुझे इस लायक समझती है तो मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगा और आगे जनता का जो आशीर्वाद होगा वो सर्वोपरि है। एक चीज और ये सामने आती है कि खानपुर विधानसभा जो भारतीय जनता पार्टी का एक किला माना जाता है, जहाँ 3 साल से मतलब 3 कार्यकाल से लगभग भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, तो क्या इस किले को भेद पाओगे आप? मतलब बड़ी मुश्किल भरी चुनौती रहेगी आपके लिए? नहीं, मुश्किल भरी चुनौती कुछ नहीं है। देखो, जिस तरीके से माननीय अशोक गहलोत साहब जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरा 5 साल उन्होंने जिस निर्भीकता से और जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया, जो ईमानदारी से जितने कार्य करे हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष को देख के नहीं करे हैं,
वो किसी पार्टी विशेष के लिए वो योजनाएं नहीं है, वो योजनाएं आम गरीब और गणेश के लिए योजनाएं हैं। वो एक बेचारा जो नीचे क्रम का जो व्यक्ति है, जो बेचारा जिसकी अप्रोच नहीं है, वो सोच उनकी वहां तक पहुंची है। तो जो कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करे हैं वो गिनाने के लिए इतने सारे हैं कि बेहतरीन कार्य करा है। उन कार्यों के आधार पर भी हम जाएंगे विधानसभा के अंदर और जनता से हम आशीर्वाद मांगेंगे, जनता से हम वोट मांगेंगे कि भाई हमें वोट दें। और दूसरी चीज, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं और हमारे सरकार के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारीगण और प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रीगण कह रहे हैं कि 25 सांसद पूरे बहुमत के साथ 25 के 25 सांसद जो दिए गए हैं, उन्होंने इन 5 सालों के अंदर क्या करा है ये भी जनता को पता है। तो ये इन सारी चीजों को लेकर हम जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 3 बार विधायक नरेंद्र नागर जी चुने गए हैं। तो एक पूछने वाली बात है जनता के लिए भी उनसे कि राजनीति जाति विशेष से नहीं होती है। आज मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, लेकिन मैं 36 कौम का काम करता हूं। मैं अपने आप को यह मानकर चलता हूं कि 36 कौम एक मानवतावादी सोच है मेरी कि सभी मेरे हैं। अगर कोई समस्या लेकर आता है तो ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तो देखा जाए तो 3 बार के उन्होंने क्या कार्य करवाए खानपुर विधानसभा के अंदर, यह सोचने की बात है। कोई भी व्यक्ति वोट करे तो डेवलपमेंट के आधार पर करे कि विगत 3 बार से जो विधायक थे उन्होंने क्या कार्य किया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब काम नहीं करता कोई तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी भी होगी उसका फायदा पूरी तरीके से मुझे या जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ेगा उसको मिलेगा। और मैं ये मान के चलता हूं कि मैं निर्विवाद चेहरा हूं, छवि मेरी अच्छी है और ईमानदार हूं। तो जितने जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी मजबूती से मेरे साथ लगकर कार्य करेंगे तो निश्चित ही हमें विजय मिलेगी। पर आप क्षेत्र के लिए एक नया चेहरा हो ना, खानपुर विधानसभा के लिए तो नया चेहरा हो आप। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि खानपुर विधानसभा के लिए नया चेहरा हो। मैं एक जिले में एक पहचान मेरी सभापति के रूप में रही है। मैं सुर्खियों में रहा हूं बराबर 5 साल कि गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से मैं पूरे 5 साल सुर्खियों में रहा हूं। और लोगों के जनमानस में ये पता है, लोगों के जहन में ये पता है कि ये किस तरीके का व्यक्ति है, इसकी छवि कैसी है, ये व्यक्ति क्या है। तो इसलिए मैं नया चेहरा तो हूं नहीं, मैं पैराशूटी उम्मीदवार भी नहीं होऊंगा, हूं तो जीसी जिले का ही। तो इसलिए ऐसी कोई बात भी नहीं है। अच्छा, तो जैसे अभी आप बताए थे कि उस सरकार की जो जन कल्याणकारी जैसी योजना चली हुई है, जैसे फ्री मोबाइल भी आते हैं उसमें, तो क्या फ्री मोबाइल के दम पे भी चुनाव जीते जा सकते हैं क्या? देखो, जो भी सुविधाएं हैं, चाहे वो फ्री मोबाइल दी हो, चाहे वो बच्चियों को स्कूटी वाला मामला हो, चिरंजीवी योजना हो, एक से एक योजना है। उज्ज्वला के अंदर जो मोदी जी कहते हैं कि साहब मेरे उज्ज्वला वो योजना है, उसके अंदर कितना महंगे सिलेंडर थे, माननीय अशोक गहलोत साहब ने उसको जो है घटाकर वो 500-600 रुपए पे कर दिया। तो ये सारी चीजें जो एक आम गरीब के लिए जो योजनाएं हैं, न केवल मोबाइल की, न केवल लैपटॉप की, वरन उन्होंने तो ये देखिए आप कि उनमें कितना मतलब जो है कि इंसानियत और मानवता है कि पशुओं के लिए भी उन्होंने जिस तरीके की जो योजनाएं करी हैं, जो योजनाएं दी है, उससे कृषक, आप एग्रीकल्चर के आप कृषि के जो लोग हैं उनको आप देखो वो बहुत खुश हैं, गरीब जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं। सारे समाजों के बोर्डों का गठन कर दिया, प्रत्येक समाज खुश है। सरकार के प्रति 1% एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, न माननीय अशोक गहलोत साहब के प्रति है, न सरकार के प्रति 1% भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये लाल डायरी जैसा मामला भी सामने आता है, तो इससे भी सरकार नहीं, फर्क पड़ता है? ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो क्या होता है कि जब राजेंद्र गुड़ा जी जो मंत्री जी थे राजस्थान सरकार में, उनको बीएसपी से आए हुए थे, उनको पूरा सम्मान दिया, मान दिया, सब कुछ करा। लेकिन उसके बाद जब उनको ये कहा गया कि आप अनुशासन में रहकर कार्य करें, और बराबर वो अनुशासनहीनता करते आ रहे थे, बराबर स्टेटमेंट देते आ रहे थे, उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी को भी तो कम से कम कुछ देखना पड़ेगा ना कि भाई कोई अनुशासन अगर डिसिप्लिन तोड़ रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। और वो डिमांड थी, एक आम कार्यकर्ता की डिमांड थी कि खुल के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं तो हम चुनाव में कैसे जाएंगे। और अगर कोई लाल डायरी या कोई ऐसा मुद्दा था या मुद्दा है तो सामने क्यों नहीं लाते हैं। ये कोई छिपी हुई बातें रख के अपन बात करें, उससे काम नहीं चलता। आज मैं जनता के बीच में खुली बात करके आ रहा हूं कि मैं, छवि मेरी स्पष्ट है, मेरे पर कोई दाग नहीं है, और अगर मेरे पर कोई दाग हो तो कोई फिर मेरा राजनीति करना ही बेकार है।
तो ये लाल डायरी या इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप ये 50 चीजें आती है और आती रहेंगी। ये कोई मुद्दा नहीं है। ये खुद राजेंद्र गुड़ा जी जानते हैं कि भाई उनको कितना सम्मान मिला, मान मिला, और उसके बाद वो अगर इस तरीके की कोई बात बोलते हैं तो एक मंत्री और एक मतलब एक दो बार वो विधायक रहे, 2 बार 3 बार जो भी रहे हो, वो उस स्थिति में उनको इस तरीके की बात बोलना अच्छी बात नहीं है। तो आप जैसे जीत के बाद सबसे पहले क्षेत्र में मतलब किस चीज का विकास कराना चाहोगे? क्षेत्र की जनता को क्या सौगात दोगे आप सबसे पहले जीतने के बाद? जीतने के बाद तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि भाई कानपुर को एक नगर पालिका घोषित करें, कानपुर को एक नगर पालिका घोषित करें, और इसके अलावा युवाओं को किस तरीके से रोजगार के अवसर प्रदान हो। सबसे मेन मोटिव जो है आज के समय का कि रोजगार कैसे अवेलेबल हो, रोजगार कैसे उपलब्ध हो। उसके लिए जिस तरीके से जो जेके फैक्ट्री चल रही थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहले वसुंधरा जी थी, उस वक्त ये फैक्ट्री संचालित थी, लेकिन उसके अंदर ये इनकी भूमिका बहुत थी। ये चाहती तो फैक्ट्री बंद नहीं होती। तो और इसके बाद उन्होंने एक ये धागा फैक्ट्री चालू करी, धागा फैक्ट्री चालू करी, ये भी पूरा जिला जानता है कि वो किस तरीके से चालू हुई और किस तरीके से बंद हुई, और उसमें कितना लोगों को रोजगार मिला और कितना नहीं मिला, कितना क्या हुआ, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में कोई ना कोई रोजगार के नए अवसर आयाम पैदा हो। पहली आवश्यकता तो कानपुर क्षेत्र के लोगों के लिए यह करेंगे। इसके अलावा नहरी क्षेत्रों से और कुछ चीजें जो और बाकी बची हुई हैं, जो मेरे मुद्दे थे, जो मेरी जो मोटिव था कि ये काम और अधूरे हैं, वो कार्य के लिए भी हम जीत के आऊंगा। उसके बाद अगर मैं जीत के आता हूं तो विधानसभा में पुरजोर तरीके से सारी चीजें मैं रखूंगा और कानपुर के डेवलपमेंट और विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। एक चीज और अक्सर देखने को मिलती है कानपुर विधानसभा में कि आप कि कांग्रेस पार्टी कानपुर से तो लीड लेकर आती है, मतलब वहां से, और बकानी में आते आते, बकानी क्षेत्र में आते आते वापस कमजोर पड़ जाती है वोटिंग के समय में। अक्सर ये देखा जाता है। तो इसकी भरपाई को आप कैसे पूरा करोगे? देखो, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि कानपुर से जीतते आ रहे हैं, ये तो एक प्लस पॉइंट है कांग्रेस के लिए। और अगर माइनस पॉइंट ये है कि भाई बकानी से हार रहे हैं या बांडावर की बेल्ट से हार रहे हैं, तो मेरे हिसाब से पहली चीज तो ये फोकस करनी होगी जब मैं लड़ूंगा चुनाव, ये तो बूथ मैनेजमेंट हमारा अच्छा हो। दूसरी चीज हमें ये देखना होगा कि हमारे वोटर्स किस जगह कहां पर कहां है, क्या है, उनको देखना होगा। तीसरी चीज, जो हमारे जो वर्कर हैं, जो अगर उपेक्षित हैं और वो पुराने वर्कर जो घर बैठे हुए हैं और जिनकी छवि अच्छी है, उनको उन क्षेत्र के अंदर जिनका प्रभाव अच्छा है, उनको हाथ जोड़ के हम बाहर लेके आएंगे और उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि भाई अभी तक तुम ये करते आ रहे हो, ये गलत है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके जो भी कसौटी होगी उसमें मैं खरा उतरूंगा और आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहूंगा और आपके कार्य करूंगा, उनको लेके आएंगे। और मेरा मानना है कि जब मैं उनको विश्वास दिलाऊंगा कि भाई किसी भी तरीके की कोई समस्या होगी, मैं आपके साथ हूं, आप मजबूताई से कांग्रेस को वोट करें, मुझे वोट करें और विजय बनाए, और उसके बाद 5 साल का मुझे आशीर्वाद दें। उसके बाद आपको खुद पता लग जाएगा। और मैं जिस तरीके का मैंने काम करा है, तो मुझे विश्वास है कि जो जिस तरीके की जो कमियां हैं, चाहे वो मंडावर के वहां आते वक्त ये आप बता रहे हैं कि वहां इस तरीके की समस्या आती है कि वहां से कांग्रेस माइनस हो जाती है या बकानी से माइनस हो जाती है, तो उस भरपाई को अपनी अच्छी छवि, निर्भीकता और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में मैं उनको विश्वास दिला के ये कहूंगा कि भाई मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरूंगा और आपका एक वोट भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि न केवल जीत होगी बल्कि भारी भारी मतों से विजय कांग्रेस होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्षेत्र में काफी गुटबाजी भी देखी जाती है कांग्रेस में, मतलब अलग अलग नेताओं के अलग अलग गुट देखे जाते हैं। तो इस सारी गुटबाजी को आप एक जाजम पे कैसे बिठाओगे? देखो, गुटबाजी हमेशा होती है नेताओं में, जैसा मेरा अनुभव है। मैं सन 89 से मैं राजनीति कर रहा हूँ, छात्र राजनीति से लेकर मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ आज, जिसमें मैं सभापति भी बना हूँ। और सभापति बनने के बाद मुझे सब अच्छी बुरी सारी चीजों का अनुभव हो चुका है, मैंने काफी संघर्ष करा है। मैं जानता हूं कि गुटबाजी होती है, निश्चित होती है, हर पार्टी में होती है, लेकिन गुटबाजी केवल नेताओं में होती है, न कि कार्यकर्ताओं में। तो मैं नेताओं से भी अगर मुझे टिकट मिला तो मैं निवेदन करूंगा कि पार्टी है तो ही अपना वजूद है, और पार्टी नहीं जीतती है तो हमारा वजूद कुछ नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज,
किसी भी सफलता की जो कुंजी होती है वो होती है अनुशासन। जो अनुशासित हमारा कार्यकर्ता है, अगर वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर साथ में चलता है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि गुटबाजी को तो मैं खत्म करने में सफल होऊंगा ही सही, बल्कि उन कार्यकर्ताओं को, जो मैंने आपसे कहा था कि जो इस चीज को देख के कि नहीं भाई मेरे काम नहीं होते हैं, ये ऐसा है वैसा है, कुछ 50 तरीके की बातें होती है, तो उन निराशावादी कार्यकर्ताओं को मैं घर से निकाल के लाऊंगा। उन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हुआ जो घर बैठे हुए हैं। क्या सिर्फ नेताओं मतलब कार्यकर्ताओं को ही एक करोगे, नेताओं को एक नहीं करोगे? मैंने आपसे ये निवेदन करा है ना कि मैं जो हमारे कोई भी अगर जीता हुआ है, हारा हुआ प्रत्याशी है, या जो वहां के कद्दावर नेता है, उनको हाथ जोड़ के उनसे बात करूंगा कि भाई कांग्रेस के सिंबल पर मुझे टिकट अगर मिला है तो आप मेरे साथ होइए, और अगर किसी और को टिकट मिलता है, सिंबल किसी और को मिलता है, तो मैं उनके साथ कार्य करूंगा। आप ऐसा तो नहीं कि पार्टी छोड़ दो या नहीं, इस तरीके का कार्य करने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूं। मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं। मैंने 5 साल भी जो संघर्ष करा वो भी किसी से छूटा नहीं है। न मैं मायूस हुआ, न मेरे में निराशा है, न आगे भी कोई इस तरीके की बात होगी। मैं पार्टी का सिपाही था, हूं और अंततः रहूंगा। सर, बकानी क्षेत्र के लिए क्या रहेगा आपका जीत के बाद? बकानी क्षेत्र में मुख्यतः जो समस्याएं सुनने में आ रही है, जैसा कि वहां के क्षेत्र के वासियों ने मुझसे कहा कि एक तो परिवहन की समस्या है। कोविड के बाद से झालावाड़ टू बकानी जो बसेस की जो व्यवस्था है वो माकूल नहीं है। एक तो उसको मैंने बात भी करी उच्च अधिकारियों से, लेकिन अगर वो सही काम अभी नहीं हुआ तो उसके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे कि उसको भी सुगम साधन बनाया जाए। एक तो ये काम हो गया। दूसरा, मैंने जो आपको बताया था कि नहरों से जोड़ा जाए, तो नहरों से जोड़ने से क्या होगा कि मोदी जी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये दुगना कर देंगे, ये चौगुना कर देंगे, या जो भी कर देंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब ये नहरों से जुड़ जाएगा, सारा कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो एक आम किसान के लिए एक बहुत बेहतरीन इसमें व्यवस्था होगी और फायदा होगा। दूसरा ये है। तीसरा, मेरा विजन रहेगा कि भाई महाविद्यालय वहाँ खोला जाए, ताकि एजुकेशन के हिसाब से बच्चियों को जो झालावाड़ आना पड़ता है, जो 50 किलोमीटर दूर पड़ता है, वो भी एक समस्या है, तो उसको भी निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। और भी जो समस्याएं होंगी उनको भी जैसा जैसा मतलब कहते हैं ना कि जब जो समस्याएं सामने आएगी उसका तो अपन निस्तारण करते जाएंगे और उस पर उस विजन के हिसाब से काम करते चले जाएंगे, और काम ही मेरा मुख्य लक्ष्य और एजेंडा रहेगा। एक चीज और है, अपने बकानी में जो मध्य प्रदेश रोड पर स्थित है, जो एमपी और राजस्थान बॉर्डर पर एक किला भवन है, जो पुरातत्व विभाग का बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए भी आप कुछ करोगे? पुरातत्व विभाग का कोई डेवलपमेंट का कार्य है, कोई किले का कार्य है, तो निश्चित ही अगर कोई ऐसी चीज है, तो चूंकि मैंने झालावाड़ में भी काफी ऐसे डेवलपमेंट करवाए, जैसे कि भवानी क्लब पार्क था, वो बिल्कुल डेवलप नहीं था। घंटाघर, जिसको एक रियासतकालीन एक चीज मानी जाती थी, जो कि यहाँ के जो दरबार हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि यार यहाँ की घड़ी बंद है, यहाँ पे जो है मतलब घंटाघर का कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो मैंने उसको पूरी तरीके से, आप जाके देखें, उसको पूरा डेवलप करवाया, उसमें घड़ी से लेकर तमाम चीजें उसके अंदर चालू करवाई। तो आज जैसा ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का कोई मामला है तो उसको भी अपन देखेंगे और उसको भी करवाएंगे बेहतरीन। भाई साहब, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के खास माने जाते हो, तो क्या पक्का टिकट लेके ही आओगे अब? देखो, मैं पार्टी का सिपाही हूं। मेरे पहले भी मैं टिकट मांगता आ रहा हूं। मुझे पार्टी ने पार्षद का टिकट दिया था, उसके बाद मैं चेयरमैन बना, तो मैं ये मान के चलता हूं कि पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी अगर मुझे सिंबल देगी, पार्टी अगर मुझे टिकट देगी, अशोक गहलोत साहब का मेरे पर आशीर्वाद रहेगा, तो मैं निश्चित ही चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, वरन चुनाव जीतने के पश्चात मैं जनता के बीच में रहूंगा, जनता के कार्य करूंगा, और रिजल्ट कुछ भी है फिर भी मैं प्रयासरत रहूंगा और काम निरंतर अंत तक कार्य करना ही मेरा लक्ष्य रहेगा। जीत हार भी कोई मायने नहीं रखता। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मेरा विजन अगर क्लियर है, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं निरंतर प्रयासरत रहूंगा, वहां के लोगों की सेवा में प्रयासरत रहूंगा। और अक्सर ऐसा होता है कि जैसे आपकी पार्टी चुनाव जीत जाए और आप चुनाव हार जाओ, तो फिर ये डेवलपमेंट नहीं हो पाता है क्षेत्र का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकार बनती है, सरकार आने वाले जब रिजल्ट आएंगे और सरकार बनती है और हमारी सरकार होती है, तो ये सोच नहीं रखनी चाहिए व्यक्ति को कि मैं चुनाव हार गया तो इसका मतलब वहां के डेवलपमेंट नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए।
बल्कि उसकी उसमें और ज्यादा अथक प्रयास करके जो जो समस्या है उनका निराकरण होना चाहिए और होता है, बशर्ते कि वो कैंडिडेट वहां इन सब चीजों को उठाए और उन कार्यों के लिए सजग रहे और जनता को साथ लेकर उसके लिए संघर्ष करे। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, थैंक यू भाई साहब आपका, और आपको जल्द से जल्द टिकट मिले। टिकट मिलने के बाद पहला इंटरव्यू हमारे चैनल का ही रहेगा। थैंक यू सर।